हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुषमा आज आप लोग के सामने प्राचीन भारत के इतिहास विषय से संबंधित यूनिट फर्स्ट के अध्याय 2 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इतिहास क्या है। अपने अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और तथ्यपरक अध्ययन ही इतिहास है। यदि हम ये मान लें कि इतिहास कई घटनाओं का संकलन है और इतिहास स्वयं एक घटना है, तो वो कब, कहाँ, कैसे घटित हुई, इसका उत्तर ही इतिहास है। और कुछ विद्वान इसे जर्मन शब्द गेस्टिटे से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ। और सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग इतिहास के पिता हेरोडोटस ने की थी, जिसका अर्थ है जानना। इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कर इतिहास की प्रस्तुति हमारे सामने करता है, और वो तथ्यों को एकत्रित करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे स्रोत कहा जाता है। अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानेंगे। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, समकालीन ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, जिनमें धार्मिक साहित्य में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में वेदों का प्रमुख स्थान है और वेदों की रचना 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में हुई है, ऋग्वेद की रचना, और उसके बाद अन्य संहिताओं की और वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। वेदों में यज्ञ से संबंधित मंत्र और विधियां आदि दी गई हैं। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जो वेदों के अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद अरण्यक है, अरण्यक 7 है, और अरण्यक का अर्थ जंगल होता है और इसका अध्ययन जंगल में बैठ के किया जाता था, इस कारण इसे अरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। और अरण्यक ग्रंथों में ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, बृहदारण्यक, छंदोग्य और तलवलकर प्रमुख हैं। इनमें तार्किक और दार्शनिक बातें दी गई है और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन 12 उपनिषद ज्यादा प्रमाणित है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इसका अध्ययन गुरु के समीप बैठ के किया जाता था, इसलिए इसका नाम उपनिषद पड़ा। इससे इतिहास के कई घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सूत्र साहित्य। सूत्र के भी 3 भाग हैं, कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है। इससे भी हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इन वेदांगों के अध्ययन के बाद हम अपने प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में भी प्राचीन भारत के विधियां दी हुई हैं, नियम और कानून दिए गए हैं। इसमें मनु स्मृति प्राचीन है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है और भी कई प्रकार की स्मृति है, जिनकी रचना ईसा पूर्व 200 से ईस्वी सन 200 के बीच में हुई है। इनसे भी इतिहास की घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अपने समाज, उसके नियम कानून, उसकी संस्कृति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत महाकाव्य। महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत। इससे हमें समकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है, हमें जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, राजा और उनके राजवंशों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। और इनमें महाकाव्यों में रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है और महाभारत के संकलन वेद व्यास ने किया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुराण। पुराणों की संख्या 18 है,
जिनमें से कुछ पुराण ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण है। इनसे हमें मौर्य वंश, सातवाहन वंश और शुंग वंश आदि अन्य वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। तो पुराण भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ब्राह्मण साहित्य के बाद अब हम लोग देखेंगे बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों से भी हमें इतिहास की कई जानकारियां प्राप्त होती है। इनमें पिटक साहित्य, जातक कथाएं, मिलिंद पन्नु, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तार आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनसे हम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और बुद्धकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ से भी हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 12 अंग, आगम साहित्य, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, हेमचंद परिशिष्ट पर्वन, कलिका पुराण आदि प्रमुख जैन ग्रंथ हैं, जिनसे हमें महाजनपदों के बारे में और तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे समकालीन ग्रंथ के बारे में। इसके अंतर्गत कौटिल्य के अर्थशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे हम अपने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें ये एक विधि ग्रंथ है, इसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है और ये पूरी तरह से राजनीतिक घटनाओं पे आधारित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गार्गी संहिता, जिसमें यौन आक्रमण के बारे में जानकारी दी गई है, ज्योतिष ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। वहाँ पे विभिन्न राजवंशों ने कब कब शासन किया और क्या उनकी शासन पद्धति रही है, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। और पाणिनि का अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। पतंजलि का महाभाष्य भी ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में शुंग शासक अग्निमित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि हर्ष द्वारा नागानगर प्रियदर्शी का लिखा गया, वाण भट्ट का हर्ष चरित्र, चंद्रवर राय का पृथ्वीराज रासो और तमिल साहित्य भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना के लिए, इतिहासकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में तिब्बती यात्री में तारानाथ, जिसने तंग्यूर कंग्यूर नाम के ग्रंथ लिखे हैं, ये भी यात्रा स्मरण है जो काफी महत्वपूर्ण है तत्कालीन भारत की स्थिति की जानकारी के लिए। फिर यूनानी ग्रंथ है। यूनानी भी कई विद्वान हैं, जिनमें आपको मेगास्थनीज और भी कई सारे उसके परवर्ती राइटर हैं, जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं उसी पे मौर्य वंश का इतिहास आधारित है, इसलिए वो ग्रंथ काफी इम्पोर्टेंट है। चीनी यात्रियों में फाहियान, ह्वेनसांग और भी कई यात्री आए जो यहाँ पे बौद्ध शिक्षा का अध्ययन भी किए और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका काफी महत्व है ऐतिहासिक दृष्टि से। मुस्लिम यात्रियों में अल-बरूनी महत्वपूर्ण है और भी कई यात्री महत्वपूर्ण है, लेकिन अल-बरूनी के तहकीके हिंद से तत्कालीन भारतीय रीति रिवाज, राजनीतिक, सामाजिक प्रत्येक स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये रहा हमारा साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आते हैं। अभिलेखों से हमें राजवंश, उनकी तिथि और उनकी व्यवस्था, उनकी कला, उनकी रुचियां, उनकी आर्थिक स्थिति सबकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये अभिलेख जो है वो शिलाओं पे लिखे गए, ताम्रपत्रों पे लिखे गए और भी कई माध्यमों से अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। जैसे प्राचीन कालीन अध्ययन में हमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के अभिलेख और भी कई जो एशिया माइनर में जो अभिलेख मिले हैं उनसे भी हमें इतिहास की घटनाओं के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। फिर देख लेते हैं मुद्राएं। मुद्राएं भी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे अगर ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं मिलते हैं, शुद्ध स्वर्ण की मुद्राएं जिस शासक के काल में मिलती है, तो ये अंदाज लगाया जा सकता है कि उस समय
विदेशी व्यापार की स्थिति अच्छी रही होगी। मुद्राओं पे भी राजाओं की आकृतियां और कई प्रकार की कलाकृतियां खुदी रहती है, जिससे ये पता चलता है कि राजा किस धर्म का है और राजा की क्या व्यक्तिगत रुचियां हैं आदि। हम अनेक बातें जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अनेक प्रकार की जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी हम लोग मुद्राओं से भी प्राप्त करेंगे। कलाकृतियां हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और अनेक प्रकार की कलाकृति, इससे भी पता चलता है कि राजा कैसा कला प्रेमी रहा होगा और उस समय के समाज में कैसे नर नारी रहे होंगे, जिनकी मूर्तियां और विभिन्न प्रकार के उनके वेशभूषा, गहने आदि हमें देखने को मिलते हैं, जो इतिहास रचना में काफी महत्वपूर्ण है इतिहासकार के लिए और हमारे लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्मारक। स्मारक में भी काफी महत्वपूर्ण है प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए। स्मारक में जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो स्मारकों के भग्नावशेष से ही जानकारी प्राप्त होता है और वहाँ की जो भी प्रणाली रही है निर्मित करने की, भवन निर्माण की, वो आज के आधुनिक प्रणाली से मेल खाती है, जिससे हम लोग ये इतिहास का निर्माण कर पाते हैं कि इतिहास कैसे लिखा गया है और इतिहासकार